लेट्स स्टार्ट विद द फिज़िक्स फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है यूनिट एंड मेजरमेंट्स में से डिमेंशन एनालिसिस पे। डिमेंशन एनालिसिस पे हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड उठा के देखोगे तो इफ़ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाई G क्या होगा। तो लिखो क्या होगा। E क्या होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है फोर्स इनटू लेंथ, तो ml2 t-2। फोर्स के हमेशा आपको याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के याद नहीं होने चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये देखो फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G mm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास की पावर -2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, mlt-2 L2 m-2, तो हो जाएगा m-1 L3t-2 डिवाइडेड बाय m-1 L3t-2। t-2 से t-2 गया, ये बचा L1 और ये हो गया m2 L-1 L-1, ये हो गया m2 L-1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर पे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं जनरली। तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm, 50 डिविजन्स है सर्कुलर स्केल पे। तो पिच क्या हो जाएगी, पिच इज लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5 mm। नेक्स्ट है मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो कि मूव कर रहा है दो मूविंग पार्टिकल्स का। एंगल बना रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फिगर इसमें अवेलेबल नहीं है, आई विल मेक द फिगर फॉर यू। ये एक से ये T है, यहाँ से पहला वाला पार्टिकल बना रहा है 30 डिग्री, इसको मैं A लिख देती हूँ, और 45 डिग्री वाले को हम B लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो x बाई टी क्या हो गया इसका, स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल्स टू tan पहले वाले का कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है 1, और 30 डिग्री होता है 1/2 1/√3, मेकिंग ऑप्शन नंबर थर्ड एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile is fired from another planet with a velocity of this much at the same angle. It follows the same trajectory with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration to the gravity on the planet is। इसका ट्रेजेक्ट्री सेम है, यानी कि r भी सेम हो जाएगा, h max भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब r से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो r यानी कि जो मेरी रेंज है, रेंज में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं होता, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहती है x एक्सिस में। तो इसलिए मैं h max से सॉल्व करूँगी। h max का मेरे पास फॉर्मूला होता है u²/2g, ठीक है। तो ये दोनों की इक्वल हो गई, यानी कि u1²/2, या फिर डायरेक्टली ले लेते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ विच इज़ 10 ले लो, कैलकुलेशन के लिए 10 ले लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट मैंने u² को क्यों लिया है, क्योंकि देखो
u साइन थीटा होता है वैसे तो, u साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा मेरा सेम है इसलिए मैंने उसको कट कर दिया, इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लानट। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लानट इज़ गोइंग टू बी 2 से 2 कट गया, 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10, 90 डिवाइड बाई 25 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग के पास मेरे पास एक ही आंसर है 3.5। ऐसे हमको डिफ़ाइन करना है, क्वेश्चन को जितना डिफ़ाइन करोगे उतना ईजी होगा तुम्हारे लिए सॉल्व करना। वेक्टर्स पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये इसके एरो ऊपर आएंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, इसको आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि दो वेक्टर्स जब सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्रीज पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एकदम मिड से जाता है और उसका भी सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो मेरा आंसर तो 120 डिग्री बनेगा। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जय श्री श्याम, या फिर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज़ पुट करो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब कुछ आर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, -2r स्क्वायर माइनस डायरेक्ट -2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, लो लिख देती हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 120 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, एक रिजिड बॉल है मास m का, स्ट्राइक करता है रिजिड बॉल को 60 डिग्री पे and gets reflected without loss of speed as shown in the figure below. Again हमारे पास फिगर गिवन नहीं है। The value of impulse imparted by the ball on the ball will be, impulse क्या होता है, change in momentum divided by time। इसका फिगर मैं आपको बना के देती हूँ, ठीक है। हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं दैट इज़, ये बॉल ऐसे आई ऑन द एंगल ऑफ 60 डिग्री और 60 डिग्री पर ही वापस चली गई, ठीक है। ये बॉल ऐसे आई और ऐसे चली गई। इसके वेक्टर्स बनाओ, ये हो गया, पहले x की डायरेक्शन में था v cos ऑफ 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में है v sin ऑफ 60 डिग्री, इसका भी यहाँ पे v sin ऑफ 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में है v cos ऑफ 60 डिग्री। सो मेरे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम का चेंज आया ही नहीं है, पहले भी v sin 60 डिग्री था, बाद में भी v sin 60 डिग्री है। लेकिन x के डायरेक्शन में पहले मेरे पास था v cos ऑफ 60 डिग्री, बाद में -x की डायरेक्शन में है v cos ऑफ 60 डिग्री। तो मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, जिसको लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव के डायरेक्शन, नेगेटिव के डायरेक्शन में है तो m v cos ऑफ 60 डिग्री नेगेटिव के डायरेक्शन में माइनस
इनिशियल मोमेंटम वॉज mv cos ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास आ गया -2mv cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू डालो 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं -2mv 1/2 cos ऑफ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा mv। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। A plank with a box on one of its end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and slides down 4 meter in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be। इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास एक प्लैंक था, इसको मैंने जब 30 डिग्री तक ऊपर लेके गई, यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये बॉक्स नीचे स्लिप करता हुआ आया। नाउ द कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशेंट क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। tan थीटा कितना हो गया, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई 1.7 समथिंग, यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि आंसर 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नाउ वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो, अभी तो आई हेल्प यू कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बट you should know this one thing कि static friction is always greater than the kinetic friction, यानी कि mu s will always be greater than mu k, this is always वाला केस, तो मेरा आंसर तो डी ही आएगा। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अच्छे से मैं इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन दिस टू यू। ये मेरा इंक्लाइंड प्लैंक है, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके सबसे पहले फोर्स बनाऊंगी। नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है म्यू के mg cos ऑफ थीटा, तो नेट एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस mg म्यू के mg cos ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है 4 मीटर का मेरा प्लैंक है और जो बॉक्स है वो 4 सेकेंड में इसका डिस्टेंस कवर करता है। सो सी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s हो गया मेरा 4 इज इक्वल्स टू u मेरा 0 था, हाफ ए टी यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करो, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन मेरा है 0.5 इज इक्वल्स टू g साइन थीटा, g हो गया 10, साइन थीटा हो गया 1/2, तो ये हो गया 5 माइनस म्यू के कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3/2, दिस इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.7 डिवाइडेड बाई 2, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ले लो, या चाहिए तो 0.9 ले लो, म्यू के इंटू 0.9, सो 4.5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 भी आएगा, 9 म्यू के की वैल्यू आ रही है 0.5, लेकिन मैंने इसको 0.9 लिया था, जबकि ये एक्चुअल में
5 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये वुड बी ग्रेटर देन 0.5 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.6। सॉरी, आई जस्ट डिड द कैलकुलेशन एरर हियर, ये 0.8 आ रहा है मेरा, 0.5 सॉरी 0.5 यानी कि म्यू के मेरे पास आ गया 0.5, मेकिंग ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force is equals to this much Newton, where I and J are unit vectors along x and y direction. What power will be delivered at the time t? तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मेरे को गिवन है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो मेरे पास आ गया ये 1 है, और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब मुझे निकालना है फोर्स। फोर्स इज पावर, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इसको इंटीग्रेट करके आप निकालोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप। मेरे पास आ गया फोर्स इज 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, मेकिंग ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज body A of mass 4m moving with the speed v collides with another body B of mass 2m. The collision is head-on and elastic. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A. सबसे पहले हम निकालेंगे VA, which is m1 minus m2 after the collision है VA divided by m1 plus m2 into initial V। तो VA आ जाएगा मेरे पास 2m by 6m into V is equals to V by 3। तो मेरे पास collision, after the collision the fraction of energy lost by the colliding one, तो fraction of energy lost is change in kinetic energy divided by the initial kinetic energy। So change is initial minus final divided by initial। तो मेरे पास आ गया हाफ 4m v का स्क्वायर माइनस हाफ 4m v बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ 4m v का स्क्वायर। तो हाफ 4m v स्क्वायर गया, हाफ 4m v स्क्वायर गया, हाफ 4m v स्क्वायर गया। मेरे पास क्या बचा 1 माइनस 1/9 divided by 1 which is equals to 8/9, ऑप्शन नंबर 3 गिविंग यू दी करेक्ट आंसर। डिफाइन करना शुरू करोगे क्वेश्चन को, बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, एन आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane is k times mr square. Find the value of k। ये मेरे पास एक रिंग है, रुको, ये मेरे पास एक रिंग है, इसका मैंने 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री के आसपास इसको रिमूव कर दिया। तो मेरे पास ये रिमेनिंग पार्ट बच गया। तो सबसे पहले कंक्लूजन्स सुनो। अगर पूरे का मास m है
तो 1/4 हिस्से का मास क्या है, m/4. दिस इज़ m/4. पूरे रिमेनिंग का मास कितना है, 3m/4. रेडियस दोनों का r है. तो मेरे पास फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइनल इज इक्वल्स टू I ड्यू टू द फुल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ द कट पार्ट. तो यहाँ पे लिखते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे लगाते हैं. तो देखो फाइनल मेरे पास क्या आएगा, फुल का है मेरे पास mr². रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर होता है mr². ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए. कट डिस्क की वजह से m/4 का मास r². तो मेरे पास फाइनल क्या आ गया, 3/4 mr². नाउ द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू k टाइम्स mr². और जो मैंने कैलकुलेट किया उससे आया है 3/4 टाइम्स ऑफ mr². सो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/4. मेकिंग, सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस. तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/4. नेक्स्ट है मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 kg है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolution is. तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है. टॉर्क होता है I अल्फ़ा. I की वैल्यू क्या है, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, सेम एज दैट ऑफ द डिस्क. और अगर यही हॉलो सिलेंडर होता तो ये क्या हो जाता, mr². तो ये हो गया mr²/2, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई. मास है 2 kg का, रेडियस है 4 × 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया 16 × 10⁻⁻⁴. ठीक है, ये मेरे पास I की वैल्यू आ गई. अब मैं निकालूंगी अल्फ़ा. अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा होता है ω² फाइनल, ω फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ω0² प्लस 2 अल्फ़ा थीटा. ये सेम वही वाली हमारी इक्वेशन है, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. सो ये सेम रोटेशनल में हो जाता है, v² हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. अल्फ़ा हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन. और थीटा हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेवोल्यूशंस. तो 2 पाई × 2 पाई, थीटा मेरे पास आ गया 4 पाई². अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकालनी है. फाइनली मुझे उसको रोक देना है, ठीक है, स्टॉप करना है. तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0. ω0 की वैल्यू मुझे गिवन है, ω0 मेरा हो जाएगा 3 × 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा पाई डिवाइडेड बाय 10 रेडियंस पर सेकेंड. इसकी वैल्यूज़ पुट करो. I की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 16 × 10⁻⁻⁴. अल्फ़ा निकालने के लिए मेरे पास आ गया है 0 इज इक्वल्स टू π/10 प्लस π/10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा. थीटा कितना था मेरा, 4 पाई².
तो पाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ पे रखो, 1 डिवाइडेड बाय 800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉर्क आ गया 16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 800। सो ये गया 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो हमारे कितने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज होते जा रहे हैं। So revising through the questions is the best thing you can do. Acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the earth is same as at the depth d. तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। वन इज़ GH इज इक्वल्स टू GS 1 माइनस 2h/r और GD होता है, ये कब लगता है जब h इज़ वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो 1 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के आगे तो बहुत छोटा ही है, इसलिए हम ये वाला वैल्यू लगाएंगे। अगर इसी जगह मैं दे देती कि अप्रॉक्सीमेटली 500-600 किलोमीटर्स, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाते, फिर हम डायरेक्टली GS वाले में ही G इज़ इक्वल्स टू GM/r² में r की जगह हम r+h लिखते हैं। ठीक है, GD इज़ इक्वल्स टू GS 1 माइनस d/r, GH इज़ इक्वल्स टू GD। तो मेरे पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस 2h/r इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस d/r। सो 2h इज़ इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1। सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड गिविंग यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द surface of another planet having a radius 4 times that of the earth and same mass density। escape velocity का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gm/r। ठीक है, इसको रेडियस के टर्म्स में लिखोगे तो डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g कांस्टेंट है तो m/r से ही ले लो, रो इंटू r का क्यूब डिवाइडेड बाय r। ये गया r² बना। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो 4 टाइम्स रेडियस 4 टाइम्स है, तो मेरा एस्केप वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, मेकिंग ऑप्शन नंबर 4th एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट है मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स से। वायर A एंड B आर मेड ऑफ द सेम मटीरियल। A की ट्वाइस द डायामीटर and 3 times the length of the wire B if they are stretched by the same load, the ratio of the elongation। सबसे पहले ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि इनका यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। सेम होगा ना, आपको पता है। अब मेरे पास y का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू F/A डेल्टा L/L। ये मेरा सेम है, सेम लोड में लगाने वाली हूँ। तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन यानी कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो डेल्टा LA डिवाइडेड बाय डेल्टा LB इज इक्वल्स टू लेंथ पहले वाले की कितनी है, डबल। लेंथ है 3 टाइम्स और डायामीटर है ट्वाइस, यानी कि एरिया हो गया 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 4।
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गिविंग यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। A small sphere of radius r falls from rest in a viscous fluid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. तो rate of production of heat क्या होती है, power. Power is directly proportional to force multiplied by velocity. Force, तो viscous fluid में force क्या होता है, 6 पाई नीटा आर वी, वी टर्मिनल, तो फोर्स हो गया आर मल्टीप्लाइड बाय वी टर्मिनल मल्टीप्लाइड बाय वी टर्मिनल। अब मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2r² रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय 9 नीटा, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है r² पे। सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स एज r²। तो ये हो गया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5, मेकिंग ऑप्शन नंबर थर्ड एज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक चीज़ डिपेंड करिए दूसरी पे, दूसरी डिपेंड करिए तीसरी पे, तो पहली तीसरी पे कैसे डिपेंड करिए, ये बहुत बार क्वेश्चंस आता है। इसमें आपको बुलाने पड़ेंगे कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ सोप बबल हैविंग रेडियस इतना इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन दिस मच, द प्रेशर इनसाइड द बबल एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस इज कितना। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट द इनसाइड पॉइंट इज इक्वल्स टू बाहर का कितना प्रेशर है प्लस एक्सेस कितना प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर बबल में होता है 40/R, ठीक है। टेकिंग G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी 10 टू द पावर 3, द वैल्यू ऑफ Z0 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास अगर कोई भी लिक्विड है उसके h हाइट बिलो मुझे प्रेशर निकालना है, तो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, ठीक है। तो मैं अगेन इसको भी इक्वेट कर दूंगी। तो प्रेशर एट द इनसाइड पॉइंट इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो G। Z0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो Z0 टाइम्स मतलब Z0 है हाइट इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू Z0। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगी तो रो G Z0 इज इक्वल्स टू 4T/R। सो रो G Z0 इज इक्वल्स टू 4T/R। Z0 की वैल्यू आ गई 4T रो G डिवाइडेड बाय R। वैल्यूज़ पुट करो, 4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 1 mm, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे ये हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10। सो दिस इज सॉरी ये रो जी तो नीचे आएगा ना, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, ओके, हैपन्स सम टाइम। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 विच इज़ 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक पीस ऑफ मास है 50 ग्राम का एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद द
50 gram of water at 80 degree Celsius. The final temperature of the mixture is. The latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram और specific heat of water है 1 calorie per gram per degree centigrade. तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि मेरी आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए. सो Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट heat of fusion which is equals to 50 gram multiplied by 80 calories 4000 कैलोरीज की हीट चाहिए मेरे को. ठीक है, अब मेरा 50 ग्राम ऑफ वाटर कितनी हीट दे रहा है. तो हीट इज इक्वल्स टू मास विच इज़ 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय the change in temperature 80 calories 80 डिग्री सेल्सियस. तो ये आ रहा है 4000. तो जितनी हीट इसको चाहिए उतनी ही ये दे रहा है, यानी कि दोनों ही ये मेल्ट हो जाएगा, ये 0 डिग्री पे आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा हीट नहीं बचेगी, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. फॉर एन आइडियल गैस अंडरगो पॉलीट्रॉपिक given by an equation PV_n की पावर कांस्टेंट. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आइडियल गैस का इक्वेशन होती है PV_n की पावर कांस्टेंट, PV की पावर n कांस्टेंट. द मोलर कैपेसिटी ऑफ द हीट विल बी नेगेटिव इफ. सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है, CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस n. CV क्या होता है, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. तो C इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड R डिवाइडेड बाय n माइनस 1. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को. ठीक है, तो अगर मुझे C नेगेटिव चाहिए यानी कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो R divided by gamma minus 1 should be less than R divided by n minus 1. So gamma minus 1 should be greater than R minus 1, n minus 1. दिस मीन्स गामा बड़ा होना चाहिए, फिर n होना चाहिए और फिर 1 होना चाहिए, मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द एफिशिएंसी ऑफ द कारनॉट इंजन. कारनॉट इंजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नेक्स्ट पे आ जाओ. इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन द कंटेनर वुड. अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हूँ तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मास कैसे बढ़ जाएगा. ठीक है, क्या होगा, बहुत जल्दी कोलिजन्स होंगे, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी. द मेन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2n पाई d स्क्वायर. नेक्स्ट है मेरे पास एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू 16. एम्पलीट्यूड बताना है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए या फिर एक्स नॉट क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू ए. मुझे इसकी वैल्यू गिवन है 24, इसकी वैल्यू गिवन है 16. अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड. सो 1.5. अब वापस से ओमेगा की वैल्यू अगर मैं दोनों में से किसी में पुट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा वी मैक्स की वैल्यू है मेरे पास 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा है मेरे पास 1.5 यानी कि 3/2 इंटू एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा
32 डिवाइडेड बाई 3 मेकिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू ए, और अगर वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, जो भी गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर। A wave traveling in a position x direction, in a positive x direction, having displacement along y direction as 1 meter, the wavelength 2 pi meter and frequency इतना is represented by। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए that जो एक बेसिक इक्वेशन होती है मेरी वेव की, that is y इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट विच इज़ वाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई के। लैम्डा की वैल्यू मुझे गिवन है 2 पाई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि एक्स के साथ क्या होना चाहिए -1। आगे देखते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 1 डिवाइडेड बाई पाई, तो ओमेगा आ गया 2, यानी कि तो मेरे पास t के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, और x के साथ 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। वैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, लेकिन इन सम स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब अगर आप एलन वगैरह किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट का कुछ भी मटेरियल देखोगे, सो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक एयर कॉलम है, क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर, रेजोनेट विद अ ट्यूनिंग फॉर्क। When the smallest length of column is 50 centimeter, the next larger length resonating with the same tuning fork। मेरे पास एक ट्यूनिंग फोक है, इसकी पहली रेजोनेंस आ रही है, यानी कि दिस फंडामेंटल कितनी है 50 सेंटीमीटर। इसकी नेक्स्ट क्या आएगी, अगेन क्लोज्ड एंड पे एक नोड बनता है और ओपन एंड पे एक एंटी नोड बनता है, तो बनाओ सेकंड कैसा बनेगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। सो दिस इज़ 50, दिस इज़ 50, दिस इज़ 50, तो सेकंड कौन सी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर की। कोई आपको इसके लॉन्ग फॉर्मेट के फॉर्मूलाज इन सब में नहीं फंसना है, डायरेक्टली करो, ठीक है। अगर ये 50 पहले में आता है तो दूसरा कितने में आएगा 150 में। नेक्स्ट करो, एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of the electric field is now reversed, keeping the magnitude same. A proton is allowed to fall from the rest through the same vertical distance h. The time of the fall in comparison to the time of the fall of the proton. सबसे पहले हम इस पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। फोर्स से बैलेंस किया ना, फोर्स एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया क्यू ई बाई एम। नाउ टाइम ऑफ फॉल, तो h इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h इज़ इक्वल्स टू यू ज़ीरो है, रेस्ट से आया है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, h इज़ इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड लिखो आप सबसे पहले उसका, सो टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू h 2h डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या थी अंडर रूट, ए की वैल्यू है क्यू ई बाई एम, तो ये हो गया 2h m डिवाइडेड बाई क्यू ई का अंडर रूट, अगर मैं टाइम निकालूँ तो, ठीक है।
तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी मच ग्रेटर, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यानी कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन, तो स्मॉलर आ जाएगा। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट एक्सपीरियंसेस इतना टॉर्क, चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो टॉर्क क्या होता है? PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क है, टॉर्क कितना लग रहा है? 4 न्यूटन मीटर। डाइपोल क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ई कितना है? 2 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री विच इज़ 1/2। मुझे लेंथ भी दी हुई है 2 सेंटीमीटर विच इज़ 2 × 10⁻⁻² मीटर। तो मेरा चार्ज आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ/R। तो 27 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, छोटी छोटी मिलके बना रही हैं एक ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब की। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो गई? 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है। और चार्ज कंजर्वेशन से, तो जब मैं यहाँ से लेकर के बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालती हूँ तो चार्ज हो चुका है 27 टाइम्स और रेडियस हो चुका है 9 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स 3 दिस इज़ गोइंग टू बी 3। So charge is going to be potential of the bigger drop is equals to 9 times the potential of the smaller drop, यानी कि 1980 will give you the correct answer। एक बार वापस एक्सप्लेनेशन देख लो, थोड़ा सा फ्लिकर हो गया था। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी से। चार्ज कंजर्व रहता है, तो जब 27 टाइम्स Q का चार्ज आया तो वो 27 Q का ही रहेगा। 27 ड्रॉप्स आई स्मॉल r की रेडियस की और उन्होंने बनाया एक ड्रॉप कैपिटल R के रेडियस का। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे और कैपिटल R की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है Q/R। Q हो गया मेरा 27 टाइम्स, R हो गया मेरा 3 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स हो गया मेरा पोटेंशियल। तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल इज़ 9 टाइम्स द स्मॉलर वन का पोटेंशियल। मल्टीप्लाई कर दो 220 × 9, 1980 इज़ गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। मैंने फिज़िक्स सबसे पहले इसीलिए रखा है क्योंकि ये ऑब्वियसली ये बहुत लेंदी पोर्शन होता है, तो अगर अपन इसको लास्ट में करते हैं ना तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं वी डोंट वांट टू डू दिस, वी कांट डू दिस। इसीलिए सबसे पहले रखा है ताकि जब लास्ट में मेरे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री आए तो उसको ईजिली आप ऐसा 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है। The parallel plate capacitor having cross-sectional area A and separation D has air in between the plates. Now an insulating slab of same area and thickness D/2 and dielectric constant K is equals to 4 is inserted between the plates. New capacitance क्या हो जाएगी? Capacitance का फॉर्मूला होता है ε0 A divided by D minus T plus T/K। वैल्यूज़ पुट करो, ε0 A डिवाइडेड बाय D माइनस थिकनेस कितनी है D/2 प्लस D/2 इंटू ये क्या है K की वैल्यू क्या है 4, तो हो गया ये D माइनस D/2 D/2 प्लस D/8, तो ये हो गया 5D/8। ε0 A डिवाइडेड बाय 5D/8 यानी कि 8/5 ε0 A/D, मेकिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
ये सारे आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स के रिपीट हैं। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, रेडियस है इतना, हैज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इतना, द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज़। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, आई नहीं जे से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय रो। रो क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो क्या हो गया? ए आर डिवाइडेड बाय एल इंटू ई। वैल्यूज़ पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। करके देख लो। टेन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? पाई आर यानी कि 10 - 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर। पाई इससे ये गया। रेजिस्टेंस है 10, लेंथ है 10, 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm is in the right gap is found to be 20 centimeter. The value of the unknown resistance is। तो देखो ये मेरी पूरी वायर है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे एक अननोन रेजिस्टेंस बैलेंस हो रहा है और यहाँ से आगे है 1 ohm का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 ohm इज़ इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 80, तो हो जाएगा 1/4। 1/4 यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है इतने लेंथ की, हैज़ अ रेजिस्टेंस 10 ohm, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एंड सेल ऑफ EMF इतना एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस A। A source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter of the potentiometer wire. The value of the external resistance is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली अमेजिंग क्वेश्चन। इसको ना विद डायग्राम सॉल्व करते हैं। हमें बोला जा रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी 5 ohm की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की है, 5 ohm की इसकी रेजिस्टेंस है। इसको कनेक्ट किया गया सीरीज़ में विथ अ रेजिस्टेंस एंड अ सेल ऑफ 2 volt एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि एक 2 volt का 2 volt का। नाउ अ सोर्स ऑफ 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter। 40 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस कर दिया गया। ये है 10 millivolt का, सॉरी दिस इज़ 10 ohm। 10 millivolt को मैं लिख सकती हूँ 0.01 वोल्ट। हम सबसे पहले इस एरिया के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम इसका निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, यानी कि 0.01 वोल्ट बैलेंस कर रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है पर डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। K के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय -2 कर देंगे, दैट इज़ गोइंग टू गिव अस 0.025 वोल्ट पर मीटर। Now potential gradient of the complete wire is going to be 0.025 volt per meter multiplied by 1 meter, which is equals to 0.025 volt। ठीक है, तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। इसके बाद हम देखेंगे VW is equals to E multiplied by R of the wire divided by R plus R of the wire। वैल्यूज़ पुट करो
ये हमने निकाला था 0.025, EMF कितना गिवन है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन कितनी है 10 डिवाइडेड बाय R प्लस 10। जब सॉल्व करोगे तो R प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी 800, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 790 ओम। मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस A, कैरीज अ स्टेडी करंट I। The current is uniformly distributed across this cross section. The ratio of the magnetic field inside region A.2 और outside region 2A पे क्या होगी? तो inside point पे मेरी magnetic field होती है म्यू नॉट I R डिवाइडेड बाई 2 पाई A स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि इस केस में है मेरे पास A/2। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A। और आउटसाइड पॉइंट पे होती है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। R की वैल्यू है मेरे पास 2A, विच इज़ गोइंग टू गिव यू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई A। मेकिंग ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। ये और ये सेम है, तो रेशियो कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल मोमेंटम के साथ एंटर कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन पाथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेडियस निकालो। R इज इक्वल्स टू mv बाई QB। mv मेरा सेम है, तो Q जिसका ज़्यादा उसका R ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसलिए R दोनों का सेम है, यानी कि पाथ भी दोनों का सेम होगा, मीन्स इक्वली कर्व्ड। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसका R बड़ा है उसका पाथ लेस कर्व्ड होगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मेरे पास एक ये रेडियस का सर्कल है और एक ये रेडियस का सर्कल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो टिल्ट फटाफट आ गया, लेकिन अगर इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे मूव कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये ज़्यादा कर्व्ड है, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है और इसका पाथ कम कर्व्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। जस्ट लास्ट सम क्वेश्चंस टू गो, फटाफट निपटाते हैं इनको। द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम in a series. A full scale deflection of 30 scale is obtained in the galvanometer. In order to reduce the number of deflection to 20, the resistance should increase by। देखो वोल्टेज दोनों में सेम है, तो IR भी सेम होना चाहिए। पहले वाले में I का करंट आ रहा है 3000 ओम के पास, 50 प्लस 2950, ठीक है। बाद वाले में आ रहा है 2/3 I का करंट, क्योंकि ऑब्वियसली 30 से 20 गया, यानी कि 2/3 के रेशो में आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितना R डैश प्लस 50। तो मेरा R डैश प्लस 50 इज़ गोइंग टू बी 4500, यानी कि R डैश की वैल्यू क्या है 4450। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक आर XD XP एंड XF। तो देखो ससेप्टेबिलिटी डाया की होती है नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरा की होती है पॉजिटिव एंड स्मॉल, एंड फेरो की होती है पॉजिटिव एंड स्मॉल। XD नेगेटिव है और स्मॉल है, दिस इज़ करेक्ट। XP नेगेटिव है और स्मॉल है, नहीं, पॉजिटिव होता है। XF नेगेटिव और लार्ज है, नहीं, पॉजिटिव होता है। XD पॉजिटिव और लार्ज है, नहीं, और नेगेटिव और स्मॉल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक साइकिल व्हील है विथ 10 स्पोक्स ईच ऑफ लेंथ इतना, is rotated with speed 120 rpm in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field. If Earth's HE is this much, this is the
व्हाट इज़ द EMF इंड्यूस बिटवीन एक्सल एंड द रिम? तो EMF इंड्यूस्ड होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू गिव यू दी आंसर. मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग खुद कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा. एक सीरीज LCR सर्किट है कंटेनिंग 5H का इंडक्टर, 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और 40 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द पावर ट्रांसफर टू अ सर्किट इज़ मैक्सिमम. पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम कब होता है आपको ये पता होना चाहिए, एट रेजोनेंस. और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ LC. वैल्यूज़ पुट करो 5 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -6. 1 डिवाइडेड बाई 400, 400 आ जाएगा 20, तो ये आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. सप्लाइज transform a supply line voltage of 2200 volt to 220 volt. The primary coil has 5000 turns. The efficiency and output are 90% and 9 kilowatt. The number of turns. देखो सबसे पहले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी में कम होंगे. 10 के फैक्टर से मेरा वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा है, तो 10 के फैक्टर से मेरे नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज़ करेंगे, मेकिंग ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी. सो E0 बाई B0 इज इक्वल्स टू C. C क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो B0 हो जाएगा मेरे पास E0 डिवाइडेड बाई C. ये है 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 7 -8. 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ प्रिज्म इज इतना, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इतना, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. डायग्राम बनाओ. ये मेरे पास 60 डिग्री का प्रिज्म है, अंडर रूट 2 इसका. फॉर्मूला पुट करो, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A बाई 2. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज़ रख के, तो ऑप्शन नंबर A इज़ गोइंग टू गिव यू दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आ जाओ. एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव और आई-पीस का फोकल लेंथ इतना और इतना है. टू व्यू एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ शुड बी. इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फोकल लेंथ पे बनाएगा इमेज, और इसकी इमेज को मुझे वापस से फोकल लेंथ पे बनाना है. देखो ये मेरे पास एक लेंस है, यहीं पर दूसरा लेंस है. इन्फिनिटी से लाइट आई, फोकल लेंथ पे इमेज बनाएगी. इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे हो गया तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, यानी कि 44 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज आधा कर दिया गया है. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल द फ्रिंज विड्थ. बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी. इसको आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू गिव यू दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन द वेलोसिटी लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 μ0 is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. The frequency of the incident radiation is increased to 5 μ0. The maximum velocity of electrons emitted from the same plate is μ2. μ1 by μ2 क्या हो जाएगा? तो देखो जब h इंटू 2 μ0 की वेलोसिटी आई माइनस h μ0 की मतलब h 2 μ0 की जब एनर्जी आई, h μ0 की थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो मेरे पास बचा h μ0 की काइनेटिक एनर्जी आई. ठीक है, और h जब 4 μ0 की वेलोसिटी 5 माइनस h μ0 की गई तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आई, h μ0 इंटू 4, यानी कि
काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1/4 यानी कि V1/V2 कितना हो जाएगा 1/2, मेकिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया इतने पोटेंशियल के साथ, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है? तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। वैल्यू पुट करो, ऑप्शन नंबर ए विल गिव यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज। फर्स्ट एक्साइटेड यानी कि सेकेंड, और ये हो गया 1। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड सेम है तो n के स्क्वायर से 4:1 इज़ गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर है इन्फिनिटी से लेकर के सेकेंड तक, और लाइमन की है इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक। तो फॉर्मूला है मेरे पास 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 का स्क्वायर दोनों में ही 0 है क्योंकि इन्फिनिटी है मेरे पास, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर बाय r। डायरेक्टली रेशो ले लो, 4/1 आ जाएगा, ठीक है। n2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैज़ हाफ लाइफ इतना, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द एक्टिविटी टू 1/16 ऑफ द इनिशियल। नाउ रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हो? आपकी केमिस्ट्री में तो आता ही है हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 200 ईयर्स। नेक्स्ट है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस एंड दिस आर दिस मच एंड दिस मच इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस टू दिस टू दिस टू दिस, द एनर्जी ऑफ क्यू इज़। तो ये क्या हो जाएगा? लिथियम प्लस हाइड्रोजन माइनस हीलियम मल्टीप्लाइड बाय 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यहाँ पे ऑलरेडी मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा 2 टाइम्स द हीलियम। हाइड्रोजन की वैल्यू मुझे कुछ गिवन नहीं है तो इसको मैं 0 ले लेती हूँ, यानी कि मैं निकालूंगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिथियम माइनस हीलियम, 2 टाइम्स द हीलियम, ठीक है। तो 7 × 5.6 माइनस 2 × 4 × 7 28 28 56 56 7 × 5.6 हो जाएगा 39 39 माइनस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आएगा 17.34 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक जीनियर डायोड है हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना इज़ यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर 20 to 30 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? जीनियर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी विच इज़ 15 वोल्ट, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आउटपुट वाई ऑफ लॉजिक गेट when the inputs are 1 and 0 and 0 and 1। तो ये A, ये B है, यहाँ से गया 1, यहाँ से गया 0, 1 0 पे एंड 0 देता है लेकिन नैंड 1 देगा, 1 का उल्टा हो जाएगा नॉट से 0। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा बस 0 0 0 1 पे एंड 0 देता है लेकिन नैंड 1 देगा, नैंड का उल्टा हो जाएगा यानी कि अगेन 0, मेकिंग ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। And with this we have completed 50 questions। Physics means 50 ऐसे concepts जो multiple time हमारे exam में repeated हैं। So this is the best revision you can do one night before your exam। Now let's do the top 50 most repeated PYQs of chemistry. Which one of the following has maximum number of atoms? Option number D। Next is orbital angular momentum of p electrons will be under root of L into L plus 1, which gives you NH upon 2 pi। Option number 4 is the correct answer। Next is the element
Z is equals to 114 has been discovered recently and belong to which of the family and the group? So 114 will belong to carbon family. Next, predict the correct order among the following. So this is regarding repulsion. तो lone pair repulsion सबसे ज़्यादा होता है, then lone pair bond pair and then bond pair. Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds? तो pi bonds सिर्फ C2 के पास होता है, C2 के पास सिर्फ और सिर्फ पाई होते हैं, नो सिग्मा. A mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is. सबसे पहले N2 और आर्गन के मोल्स निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 14.5. आर्गन के हो गए 8 डिवाइडेड बाई 40.2. दिस इज़ N2, ये 28 आएगा एंड दिस विल बी 0.25. इस चीज़ का आप लोग भी हमेशा ध्यान रखना. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.25 multiplied by 27. This is 5 by 9 times of 27. Option number C giving you the correct answer. Next question है, for a given reaction del H is इतना, del S is इतना, the reaction is spontaneous at. So for a reaction to be spontaneous, delta G should be negative. So del G is equals to del H minus T del S. So this means del H should be less than T del S. So temperature should be greater than del H by del S. Del H की वैल्यू क्या है मेरे पास 35.5 इंटू 10 to the power 3 divided by 83.6. So when you will solve this, option number 1 is going to give you the correct answer. Next question पे आते हैं. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. If the equilibrium constant is this much at 300 Kelvin, the value of del G naught at same temperature will be. So del G naught is equals to minus RT ln of Kc. इसको सॉल्व करो तो ये आ गया, R की वैल्यू मेरे पास आ गई 8.314 नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है 300 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय ln 2 इंटू 10 to the power 13. ऐसा आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में. नेक्स्ट आ जाओ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन्स इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दिस मच इज़ इतना. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो Ag2C2O4 ब्रेक करेगा 2 टाइम्स Ag प्लस C2O4 2 माइनस. तो Ag की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ इक्वल्स टू 2S, क्योंकि ये 2S है, ये S है. ठीक है. Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP आएगा मेरे पास 2S की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय S, 4S का क्यूब. तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 की रेंज में आंसर आएगा. यानी कि या तो ये. कैसे सॉल्व करेंगे? 2S की कितनी दे रखी थी वैल्यू मुझे? 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर. ऑक्सीडेशन स्टेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज HNO3 में है प्लस का 5, NO में है प्लस का 2, N2 में है 0 और NH4Cl में कितना है? -3. ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आ गया. नेक्स्ट आ जाओ.
Formula of nickel oxide with metal deficiency defect in crystal is this much. The crystal contains this and this. The fraction of सॉलिड स्टेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस मच. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी दिस मच कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन बेंजीन इज. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ आई इंटू एम. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू हो गई 1. मोलालिटी है 0.078 और ये है 5.12. तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 ले लो. 8 इंटू 5 इज़ 4 के रेशो में आएगा. तो आएगा ऑप्शन नंबर सी. फॉर द सेल रिएक्शन दिस ई नॉट सेल इतना है एट 298 केल्विन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय n, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2. देख लो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है. 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है. लॉग ऑफ के, तो मेरे पास लॉग ऑफ के आ जाएगा. इसकी वैल्यू रखो 0.236 is equals to 0.236 divided by 0.0591 multiplied by 2. तो log k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, यानी कि 10 to the power 7 में आंसर आएगा, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच एट 10 seconds एंड दिस मच एट 20 seconds आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन. हाफ लाइफ कितनी होगी? रेट इज के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. तो रेट 10 सेकेंड्स पे और रेट 20 सेकेंड्स पे लिखो. के ए नॉट ए की पावर माइनस के इंटू 10 डिवाइडेड बाय के ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू 20. तो यह आ जाएगा ई की पावर 10 के. R10 और R20 की वैल्यूज़ रखो. 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03. दोनों तरफ लॉग ले लो. सो ln 4/3 इज इक्वल्स टू 10 के. फोर बाई थ्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.33. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.28 इज इक्वल्स टू 10 के. के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.028. तो हाफ लाइफ आएगा मेरे पास 0.693 डिवाइडेड बाय 0.028 अप्रॉक्सीमेटली 24.1 सेकेंड, मेकिंग ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 15 आउट ऑफ सिलेबस है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 कैसा होता है? नॉन प्लेनर ओपन बुक टाइप. नेक्स्ट इज which of the following alkaline earth metal sulfates has hydration enthalpy higher than lattice energy? MgSO4. Next, which one of the following is not a monomer of high molecular mass silicon polymer? Me3SiCl. अगर तीनों साइड ही मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो इसको आगे खाली बॉन्ड्स ही नहीं है ना हमारे पास, वीकेंट बॉन्ड्स ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉस्फेनिक एसिड इज़ मोनोप्रोटिक वाइल फॉस्फोनिक इज़ डाइप्रोटिक. दिस इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम रेडियाई? जिरकोनियम एंड हॉफनियम.
What is the correct electronic configuration K4FeCN6 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे? तो Fe है यहाँ पे +2 में यानी कि D6 कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, और Cn पेयरिंग कराएगा यानी कि सारे T2G में होंगे। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है, IUPAC नेम बताना है मुझे। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, क्योंकि इस साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स पे पहला प्रायोरिटी आ रही है कि यहाँ पे 1 पे आ रहा है और यहाँ से 2 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब दी जाती है जब दोनों साइड से यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे सेम नंबर आ रहा हो, तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अभी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाई बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल गिव यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड बाय क्रैकिंग, पायरोलिसिस भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय substitution to form an alkyl bromide, which by Wood's reaction converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbons. लेस देन 4 कार्बन, देखो अगर मैं ये लूँगी तो 4 कार्बन की बन जाएगी ना, लेस देन 4 चाहिए, ये भी नहीं ले सकते इसमें, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो पाएगा ना ब्रोमीन का। ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू गिव यू दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी होती है? बोथ और ए एंड सी आर एक्टिव इफ सब्स्टिट्यूटेड प्रॉपरली एट ऑर्थो पोजिशंस। कौन सी? 2,2 डाई नाइट्रो फिनाइल बेंजीन एंड 4,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2,2 डाई मिथाइल बाइफिनाइल। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर सिर्फ फिनॉल। ठीक है। The heating of phenyl methyl ether with HI. Phenyl methyl ether, तो क्या बनता है? फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? कौन सा है? CH3CHO नहीं सॉरी HCHO then CH3CHO then CH3CO CH3। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन नहीं देगा? एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज HVZ? HVZ कौन देता है? CH3COOH। नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस में क्या होता था? 213 एंड देन NH3, यानी कि 213 और फिर NH3, यानी कि पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट? कार्बिल अमीन टेस्ट कौन से देते हैं? प्राइमरी देता है, टर्शरी और सेकेंडरी नहीं देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है? सुक्रोस। विच स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन्स इज मोस्टली एसोसिएटेड विद अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड? सेकेंडरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? नॉट नेसेसरी। Mixture of, this is also not necessary. Which one of the following is a greenhouse gas? CH4. Lasagna's test में if both N and S are present, sodium thiocyanate is formed. Which gives what color with Fe3+? कौन सा कलर मिलता है? ब्लड रेड कलर। मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट है इसमें NH3 का, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका म्यू 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। NF3 और NH3 में हमने कंपेयर किया था, NH3 का क्यों ज़्यादा होता है NF3 से?
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोल्यूशन विल एक्ट एज एन एसिडिक बफर? तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर ए। मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH निकालना है, तो इसको प्लस करेंगे यानी कि CH3CONA प्लस HCl माइनस NaCl, तो λ3 प्लस λ2 माइनस λ1, λ3 प्लस λ2 माइनस λ1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। BrF3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज़ टी शेप्ड। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस एंड दिस, तो इसमें क्या डिफरेंस है? आयनाइजेशन स्फेयर का डिफरेंस है, यानी कि पहले Br है बाद में SO4 है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2ईन इज बीटा एलिमिनेशन है। सेडजेफ रूल भी फॉलो कर रहा है और डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आयोडोफॉर्म इज नॉट गिवन बाय बेंजोफिनॉल। Benzene diazonium chloride on reaction with phenol in a basic medium gives p-hydroxyazobenzene. Which of the following is water soluble? तो फैट soluble आप याद रखोगे KEDA, तो AD ये सारे फैट हैं, तो विटामिन बी क्या हो गया? वाटर soluble। And with this we have completed 50 most important previous year questions of chemistry.